स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज का जो डिस्कशन है वो उन स्टूडेंट्स के साथ है जो कि कॉलेज में भी हैं, लास्ट ईयर उनका है या फिर 1-2 साल उनके कॉलेज फिनिश होने में और वो चाहते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन को अभी से किस तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अक्सर कई लोग कॉलेजेस से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और कई लोग सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते, और इफेक्टिवली वो काम करना तभी स्टार्ट करते हैं अल्टीमेटली जब कॉलेज फिनिश हो गया होता है, उसके 1 या 2 साल बाद ही वो शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो आप कुछ काम अभी से कर सकते हो जिनसे बहुत अच्छा हो सकता है आपकी आगे की आने वाली प्रिपरेशन के लिए। आप 25 को 26 को अगर टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ते हैं, अभी अपने कॉलेज के एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ चाहते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिनको आपको आज ही से फॉलो करना है। कुछ बातें जो आपको सुननी है, समझनी है। सबसे पहली बात यह है ना कि ऐसा मत सोचो कि अभी 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है आपके अटैम्प्ट देने में। अभी लग रहा होगा आपको बहुत दूर है, लेकिन ध्यान रखना जो ओलंपिक की प्रिपरेशन करते हैं ना, उन्हें पता होता है कि 4 साल बाद ओलंपिक है। होने के लिए 4 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड लगता है कि 4 साल तो बहुत लंबा है, लेकिन जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये लंबा नहीं है। अगर वो स्ट्रैटेजिकली करेगा तो उसके लिए हर एक टाइम की वैल्यू है। आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले, अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो सबसे पहला काम है सिलेबस को गो थ्रू करना। सिलेबस में जब आप जाओगे, यूपीएससी के सिलेबस में जाओगे, बहुत अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा आपको कि क्या क्या लिखा हुआ और क्या इसका मतलब है। अगर आपका बैकग्राउंड वो ना हो, मान लिया आपका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी की चीज़ आपको समझ ही नहीं आएंगी, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस में क्या लिखा हुआ। लेकिन फिर भी एक बार सिलेबस को देखें, उसके बाद धीरे धीरे करके कोशिश करें कि अपने पास वो बुक्स को रखना स्टार्ट कर दें जो कि रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है, जिनका कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होता। ऐसी बुक्स रखना स्टार्ट कर दें। कई बच्चे 1 साल 2 साल लगा देते हैं एनसीईआरटी पढ़ने में, मज़ा नहीं है उसमें, वो तरीका नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का। वो आप अपने आप को, अपने कैलिबर को कम करने की कोशिश कर रहे हो। एनसीईआरटी पढ़नी है, नो डाउट पढ़नी है, लेकिन एनसीईआरटी से पेपर, यार वो कहने की बात है, एक बैकग्राउंड देता है एनसीईआरटी आपको। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन टाइप के स्टूडेंट से, ग्रेजुएशन कर रहे हो आप, तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में बहुत कुछ है। हाँ, 11th 12th की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, 9th 10th की भी कई बार किसी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। अब 6th क्लास से वो पंपापुर की कहानी अगर हम पढ़ने बैठ गए हैं और फिर हम उसी को सोच रहे हैं कि यही प्रिपरेशन है, उसी में नोट्स बना रहे हैं, तो आइडिया नहीं लगेगा। एक बारी में होलिस्टिक प्रिपरेशन करने के लिए एक बार स्टैंडर्ड बुक्स को अपने सामने रख दो लाके। ये मत सोचो कि पहले एनसीईआरटी फिनिश कर देंगे फिर वो करेंगे। मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है आप लोगों को कि ना, अगर बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है अंदर से, तब तो एनसीईआरटी से शुरू कर लो। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई है ना, तो एक बार स्टैंडर्ड बुक्स को उठा लो, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स कहने के लिए हैं, वो हैं प्रॉपर बुक्स जिनसे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी कहाँ कब क्या हुआ। क्योंकि एनसीईआरटीज़ वगैरह में भी अगर आप पढ़ोगे ना, तो आप पहले ना क्रोनोलॉजी सेट नहीं कर पाओगे। जैसे अगर हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ क्या कब कैसे हो रहा। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स उठाओगे, स्पेक्ट्रम उठाओगे, विपिन चंद्रा उठाओगे, इस तरह की बुक्स अगर आप उठाते हो, या फिर आप जो उपकार पब्लिकेशन की बुक है, इन बुक्स को अगर आप उठाते हो और इससे पढ़ना स्टार्ट करते हो, पहली लाइन से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आपको ना कुछ सेंस बनने लग जाएंगे। तो आपको एटलीस्ट ये तो समझ में आ जाएगा कि मुझे पढ़ना क्या है। तब आपको ये भी समझ में आ जाएगा बुक का साइज़ देखे कि मेरे पास टाइम ज़्यादा है या कम है। तो एक तो सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी सिलेबस है उसको देखना है और एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना है कि किस तरह का प्रीलिम्स होता है, किस तरह का मेंस होता है, कितने मार्क्स का होता है, प्रीलिम्स के मार्क्स जुड़ते हैं नहीं जुड़ते, इंटरव्यू कितने का होता है, कितने एक थ्रेशोल्ड है जो मुझे लाना चाहिए मेंस एग्जामिनेशन में ताकि मेरा अंदर सिलेक्शन हो जाए, प्रीलिम्स का क्राइटेरिया कैसे चेंज हो रहा है। ये नहीं कि 1990 के क्वेश्चन लगाने में लगे हुए प्रीलिम्स के, आपको देखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर 2022 और 23 में कैसे यूपीएससी ने अपने पेपर के ट्रेंड को बदला है। अभी हाल ही में मेंस के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, चल रहे हैं, उसको देखो कि मेंस के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। एक बारी में आपको लगेगा कि क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के हैं, ईजी हैं, लेकिन वो ईजी ही हैं, लेकिन उसे आपने करना है थोड़ा सा, उस पर आपको एक तरह से ना, उस पर आपका राइटिंग में दिखना चाहिए आपका कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ। क्वेश्चन भले ही सिंपल सा हो, लेकिन आपका आंसर सिंपल नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बातें धीरे धीरे डेवलप होंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में आता है कि सर आंसर राइटिंग का क्या करें, मेंस के लिए आंसर राइटिंग अभी शुरू कर दें क्या? 2025 हमारा टारगेट है, 2026-27 टारगेट है। ये एक तरह के कुछ ओवररेटेड टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आंसर राइटिंग, दूसरा करंट अफेयर्स, ये कुछ ओवररेटेड टॉपिक्स होते हैं, ओवररेटेड टैग्स होते हैं, तो इनके पीछे आपको नहीं भागना। जैसे मैं बताता हूँ, मेंस में राइटिंग का मतलब क्या है, आंसर राइटिंग क्यों कहते हैं लोग, आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो। इसका इंपॉर्टेंस ये होती है ना कि जब आपके सामने क्वेश्चन आते हैं ना, और वो टाइम पीरियड जो आपके पास रहता है, उस टाइम पीरियड में आपको क्वेश्चन करना होता है। हर एक क्वेश्चन के लिए मेंस में आपको लगभग 7 से 8 मिनट का एक आइडियल टाइम आपके पास रहता है। उस टाइम में अगर आपने उसके 250 वर्ड्स के करीब अगर आपने उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, अटैम्प्ट कर लिया, तो माना जाएगा कि आपने अच्छा परफॉर्म किया। और ऐसे ही आपको सारे 15-20 क्वेश्चन जितने होंगे वो सारे कंप्लीट करने होते हैं विद इन टाइम।
उसके लिए कहते हैं राइटिंग प्रैक्टिस करो, ताकि आप अपने आप को टाइम स्पैन में बांध सको, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आप अपने को फिजिकली अपने को टाइम में बाउंड कर सको, ताकि आपको आइडिया लग सके कि मेरे अभी 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इतने मिनट में हो गए, तो अगले में इतने में कर दूंगा क्योंकि मैंने पहले प्रैक्टिस किया, मेरी पहले प्रैक्टिस है इस चीज़ की। उसके लिए बोला जाता है, और वो पहला काम नहीं है। अब हम क्या सोचते हैं ना कि हम पहले दिन से, अच्छी बात है वैसे अगर आप कर रहे हो ये बातें, लेकिन ये उतनी ज़्यादा वर्थ इट नहीं है, क्योंकि जब अपने पास कंटेंट ही नहीं होगा, जब आपको चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, कॉन्टेक्स्ट का आइडिया ही नहीं होगा, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, तो आंसर राइटिंग का कोई फ़ायदा नहीं। आंसर राइटिंग बना बना के एकदम ब्लू पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन सब यूज़ करके हम अपने नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, नए नए हो कर लो ऐसा, लेकिन एक खास काम आएगा नहीं है। आपको शुरुआत में ज़रूर लग रहा होगा कि अच्छे अच्छे नोट्स बनाते हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। आपके होश उड़ जाएंगे जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, अगर जब आप देखोगे कि उसमें से कुछ आया ही नहीं है, उस टाइप का कुछ नहीं आएगा। ये कोई यूनिवर्सिटी टाइप की एग्जामिनेशन नहीं हो रही जैसे हमने 10th 12th में या ग्रेजुएशन में अपने एग्जाम दिया, उस टाइप के एग्जाम नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का क्वेश्चन होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं कम से कम प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मेंस में तो फिर भी क्वेश्चन थोड़े से ऐसे आते हैं जो कन्वेंशनल टाइप हो सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में मोस्टली क्वेश्चन को ऐसा पूछा जा रहा है जिसमें एग्जैक्टली पता कर सकें कि सामने वाले ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, और ना केवल पढ़ाओ बल्कि ढंग से पढ़ाओ, इन बिटवीन द लाइन्स पढ़ाओ ऐसे स्टूडेंट्स को। क्योंकि इन बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या है, मैं वो समझाता हूँ आपको। ऐसा है ना, आपने जितना कुछ पढ़ लिया उसमें से कुछ नहीं आएगा, लेकिन उन्हीं चीज़ों को उन्होंने सिंथेसाइज किया होगा इस तरीके से, उन्होंने एक नया सिंथेटिक क्वेश्चन तैयार किया होगा आपके लिए कि जो कर वही सकता है जिसने वो सारी चीज़ पढ़ी हो, लेकिन डायरेक्टली उसमें से वो आया ही नहीं है। यानी कि अगर आपको गैस भी करना है ना, चीज़ों पे गैस भी करना होगा, नो डाउट करना होगा प्रीलिम्स में, लेकिन वो गैस आपका कहीं ना कहीं एक वाइज गैस होना चाहिए। उस गैस के पीछे आपके 3 4 5 लॉजिक लग रहे हो, तब वो सारे लॉजिक एक ही बात का जवाब दे रहे हो कि यही आंसर है, तब आप उस पर टिक करो। आपको डायरेक्टली नहीं पता होगा कि ये आंसर है कि नहीं है। जब आप ऐसा करोगे तो 10 में से 7 या 6 क्वेश्चन के आप आंसर सही कर पाओगे। गैस वर्क जो कि वाइज गैस वर्क होता है, जो कि कैलकुलेटेड गैस वर्क होता है, तो इस तरीके की बात होती है। इसलिए आंसर राइटिंग के लिए अभी कोशिश करो कि मेरे से ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं इस बारे में, जो अभी भी नई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि सर आंसर राइटिंग का, तो मैंने बता दिया आपको। आंसर राइटिंग के लिए कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपने पास हो। जब हम ऐसे की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ऐसे की प्रैक्टिस क्या करो, जैसे ऐसे में ना आप अपने हिसाब से कुछ भी, जैसे अपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, भारत की जलवायु पढ़ा, जो क्लाइमेट इंडिया का वो पढ़ा, उस पर अपने वर्ड्स में लिखने लग जाओ उसके बारे में। इसे आंसर राइटिंग का पार्ट मान के मत करो, इसमें वो करो जो कुछ आपने पढ़ा वो सारा लिख दो उसमें, और ऐसे टाइप में लिखो इसे शुरुआत में। इसके बाद ऐसी हिस्ट्री का कोई पोर्शन है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, अंग्रेजों की भारत विजय है, उसमें सब कुछ जो उन्होंने बंगाल जीता, मैसूर जीता, मराठों को जीता, सिखों को जीता, वो सब कुछ को एक उसमें ऐसे के फॉर्मेट में लिखो, कम से कम 10 पेज का लिख दो, और आराम से इतना कंटेंट है ये 10 पेज में आ जाएगा। इससे 2 फायदे होंगे, क्योंकि आपका का पूरा रिवीजन हो जाएगा, और आपके लिए वो एज अ नोट्स बन जाएंगे। नोट्स का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि यार आपने राइटिंग सजा के लिखना है। नोट्स मतलब जो आपको समझ में आ जाए वो नोट्स है, और दूसरे के नोट्स कभी आपको समझ नहीं आ सकते, इसलिए दूसरे के नोट्स कॉपी मत करो। अब ये भी मत करना कि नोट्स बनाते बनाते हमने अपनी एक दूसरी बुक तैयार कर दी। अक्सर ऐसा ही करते हैं बच्चे, सामने एक बुक रख दी, दूसरी बुक रख दी। ऐसा क्लास स्कूल टाइम में आदत रहती है ना कि यार होमवर्क करना है, क्लास वर्क करना है, ये सब बातें बस लगे वो करने में, और हमें लग रहा है कि हम तो बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने तो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे खत्म कर दिए। तो यार ये ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं कि आप गलत कर रहे हो, वैसे गलत कर ही रहे हो आप, ठीक है, मतलब 1.5 सवेर आपको समझ में आ जाएगा अगर आप कंटिन्यूसली इस चीज़ को कर रहे हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पहले दिन से प्रोफेशनली आप तैयारी करो, तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा कि आपको ऐसी चीज़ों में टाइम अपना डालना है जो कि रिटर्न्स दे आपको, जिसमें आपका टाइम बेनिफिट रेशियो निकल कर आए, जिसमें आपको कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि आपको पता है टॉपिक्स बहुत सारे हैं। अब ये भी ध्यान रखो कि आप किसी भी टॉपर का लास्ट ईयर किन्हीं का भी आप उनका मार्कशीट उठा के देखो, आप देखोगे कि 50% से ऊपर कोई बढ़ता नहीं है। 50 से 55% के टॉपर के नंबर होते हैं, इतने ही नंबर होते हैं। प्रीलिम्स में 200 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है, 90 मार्क्स तक लगभग आप श्योर हो जाते हो, सिक्योर हो जाते हो। तो उसमें भी 50% तक अगर आप कर लेते हो दोनों में, प्रीलिम्स में या मेंस में, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब समझने वाली बात क्या है कि यूपीएससी बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको 100% आए, वो यही चाह रहे हैं कि आपको 50% आए, लेकिन 50% ऐसा वाला हो कि वो एकदम रिजिड हो, वो ऐसा हो कि उसमें से आपके मार्क्स कहीं ना कटे, इस तरीके से। मतलब अंडर द स्काई जो कुछ है सब कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ आपको आना चाहिए जिससे आप आइडिया लगा सको। ऐसा कोई क्वेश्चन ना है जिससे आप ब्लैंक छोड़ सको मेंस में, उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स तो आप बोल दो जो थोड़े से यूनिक हो। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप करेंगे तो बढ़िया होगा। तो जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको अभी से क्या ध्यान रखना है, आंसर राइटिंग पे उतना ध्यान मत दो, ध्यान किस पे दो, थोड़ा सा अपना टच बनाने पे ध्यान दो। देखो कन्वेंशनली एक लाइन बोलूँ मैं आपको कि ना न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओ, लेकिन ये मज़ा नहीं है, इसमें भी मज़ा नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स ये भी काफ़ी ओवररेटेड चीज़ है।
न्यूज़पेपर पढ़ो। अब वैसे तो एक सिविल सर्वेंट को अगर हम कह रहे हैं कि भैया न्यूज़पेपर की प्रिपरेशन ना करो, सर डायरेक्टली तो मैं नहीं कह सकता, मैं बदनामी तो नहीं करना चाहता अपनी ऐसे कह के, लेकिन आप खुद प्रीवियस ईयर वगैरह के क्वेश्चन उठा के देखो, 100 क्वेश्चन में से अगर मैक्सिमम हम मान के चल लें 10 क्वेश्चन लगभग इससे अटैच्ड होता है। तो मेंस में जरूर क्वेश्चन थोड़ा बहुत लिंक्ड होते हैं आपके, लेकिन वो इतने एक्सक्लूसिव नहीं होते जितना ज़्यादा आजकल हम ध्यान देते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, स्टैटिक की प्रिपरेशन तो हम 1-2 घंटे कर रहे हैं दिन में, और 5-6 घंटे हम लगा दे रहे हैं न्यूज़पेपर में, ये वर्थ इट नहीं है। आपने जो कुछ पढ़ा अगर वो आ भी जाए ना आपके करंट अफेयर्स में, फिर भी वो आपको क्रॉस नहीं करा सकता, आपके थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करा सकता, आपको मेरिट में ला नहीं सकता। इसलिए ज़रूरी है मैक्सिमम टाइम अपना किसको जो अपना स्टैटिक सिलेबस है और अपना जो ऑप्शनल है, जो भी आपका ऑप्शनल है, उस ऑप्शनल पे सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको अपना जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर दूसरे नंबर पे प्रिपरेशन, फिर जो बचा हुआ टाइम है उसमें अपना छोटा मोटा जो करंट अफेयर्स है, जो देश दुनिया में चल रहा है, उसको स्टैटिक से लिंक करके पढ़ना। करंट अफेयर में ये भी नहीं कि कुछ भी पढ़ लेना कि ये हुआ वो हुआ, कुछ भी नहीं ऐसा जो कि आपको एकदम समझ में आ जाए कि यार आजकल महिला आरक्षण बिल आया, अच्छा तो ये बिल तो पॉलिटी से रिलेट करता है यार, क्योंकि हमने अनुच्छेद 15 वगैरह पढ़ा है। अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं को आरक्षण की बात होती थी। आज से पहले हमारे पुराने जो आर्टिकल रहते थे, पुराने जो हमारी बुक्स रहती थी, वो कहती थी कि महिलाओं को आरक्षण अभी नहीं दिया गया, अब ये आरक्षण दे दिया तो ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो इसको हम वहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसी तरह के जो भी अभी ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, उनको वो जो रिलेट हो पा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को पढ़ने की कोशिश करें, उन्हें अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। संसद भवन बना, अब उस संसद भवन पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो नया संसद भवन बना, पुराना संसद भवन के इतिहास से संबंधित कुछ ऐसा क्वेश्चन जो लिंक हो जाए। इस तरीके से करंट को स्टैटिक से आपको रिलेट करना है। तो होपफुली स्टूडेंट्स, जो मैंने बातें आपको बताई कुछ ना कुछ आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर सही लगा, ये सेशन सही लगा, आप चाहते हैं कि अगर मैं इस तरह की बातें आपको बताता रहूँ, सबसे पहले जो भी डाउट क्वेरी आपके मन में होगी वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि ये क्वेरी आप में से ही किन्हीं स्टूडेंट्स की थी जो कि मैंने यहाँ पे एड्रेस की है। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, मैथमेटिक्स ऑप्शनल की, CSET की क्लासेस प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल पर चल रही है, आप इन्हें आकर जरूर ज्वाइन करें और देखें। डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप डेडिकेशन से एक एक वीडियो देखोगे, पहले वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे सब कुछ यहाँ से क्लियर होने वाला है। तो आप प्रिपरेशन यहाँ से जरूर करें। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, अभी हाल ही में मैं चलता हुआ चल रहा हूँ, नए नए टॉपिक्स कवर करता हुआ चल रहा हूँ, चीज़ों को करंट से रिलेट जहाँ पर ज़रूरत है कर रहा हूँ। आपके लिए PDF फाइल्स जो भी अवेलेबल है वो करा रहा हूँ, तो वो सब कुछ मैं कर रहा हूँ। व्हाट्सएप का ग्रुप है, नीचे उसका लिंक भी मैं कोशिश करूँगा दे दूँ आपको। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो ताकि मैं आपको वहाँ पर पर्सनली मेंटोर कर सकूं, क्योंकि एक गाइडेंस का होना ही बड़ी बात है। भले ही सामने वाला, अब मैं ये नहीं करूंगा कि मैं आपको हर दिन नोट्स पे नोट्स दिए जा रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको मटेरियल के तले दबा के रख दूं। मैं ऑलरेडी मटेरियल बहुत कुछ है, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लो वही सफिशिएंट होता है। बस एक प्रॉपर बीच बीच में गाइडेंस मिलता रहे, इसीलिए मैंने स्टूडेंट्स कम्युनिटी को अपने साथ व्हाट्सएप में अटैच किया। आज से पहले मैं व्हाट्सएप का लिंक वगैरह नहीं देता था, लेकिन इस बार मैंने दिया। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।